हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएमबी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीजीपीपीटी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट मैथ सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपका क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 85 किलो के मिश्रण में 27:7 के अनुपात में दूध और पानी है, उसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो देखो, पहले हमारा जो अनुपात था, जो रेशियो था किसका, दूध और पानी का, पहले हमारा था कितना, 27:7 था। बाद में बदल गया कितना, 3:1 हो गया। पानी कितना मिलाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस रेशियो को पहले मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, जिससे कि ये 27/9 हो गया। रेशियो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लो यहाँ पे देखोगे आप, इसमें दूध और पानी है, ये वाला दूध है और ये वाला दूध है। जब दूध का यूनिट सेम है, 27 है, तो ये क्या हो जा रहा है, 9 और 9 हो जा रहा है, यानी 7 और 9 हो जा रहा है। ठीक, तो कितना यूनिट मिलाया गया, मान लो 9 यूनिट, 7 था, 9 यूनिट हुआ, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का जो वैल्यू आ रहा है, अब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो, अगर हम मिश्रण की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो 27 + 7 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 85 किलो है। तो यहाँ आपका वैल्यू आ जाएगा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट यानी मिक्सर का जो वैल्यू आएगा 85 बाई कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आपको 85 / 34 × 2 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करोगे, ये आपका आ जाएगा 5, यानी 5 किलो चाहिए। पानी मिलाओगे तो आपका रेशियो 3:1 आ जाएगा। ठीक, ये थोड़ा रीजनिंग का पार्ट है, आप अगर समझ सकते हो तो फिर इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ सकते हो तो आप इसको याद कर लो। ठीक, बाकी इसके बारे में डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। ठीक है, देखिए अब यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना। इफ x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड a b c आर रेशनल नंबर देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो, अगर मैं पहले वाले को कैलकुलेट करूँ, सिर्फ पहले वाले की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x⁻b फिर x⁻−a, दूसरे में x⁻c फिर x⁻−a। यहाँ -a दिख रहा है, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे x⁻−a से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, मतलब x⁻a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में आ जाएगा x⁻a फिर x⁻a + x⁻b + x⁻c आ जाएगा। यहाँ आपका x⁻b आएगा, यहाँ x⁻c आएगा, तो सभी जगह डिनोमिनेटर में तो वैल्यू सेम आएगा और निम्नरेटर में ऐसे आ जाएगा x⁻b x⁻a + x⁻b + x⁻c। यहाँ आ जाएगा x⁻c फिर x⁻a x⁻b और x⁻c आ जाएगा। ऐड करोगे तो तीनों डिनोमिनेटर सेम है, वैल्यू 1/1 यानी 1 आ जाएगा। तो इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला जा रहा है कि इन द फॉलोइंग टेबल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 31 to 35। इसमें हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आता है, जैसे मान लो 10 है, पिछला वाला ऐड करते जाओ, ये 17 हो जाएगा, यहाँ 10, यहाँ 17, यहाँ 22 और 22, फिर आप 22 में यहाँ ऐड करोगे तो 34 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टर्म्स को इसमें ऐड करते चले जाओ तो 34 आ जाएगा। बोला जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 20 to 30। तो 20 के बीच में, सॉरी 10 से 20 के बीच में हमारा 15 आ जाएगा, फिर 20 से 30 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है, तो यानी हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी 25 आएगा ना, यहाँ ये 25 है तो 25 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 105। इसमें बोला जा रहा है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा। तो आपने क्या किया, 81 की पावर sin² x प्लस 81 की पावर आपने 1 - sin² x कर दिया इज इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा 18 की पावर, सॉरी 18 नहीं, 81 की पावर sin² x प्लस 81
और फिर 1 डिवाइडेड बाई 81 के पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मान लो 30 हो गया। मान लो 81 के पावर साइन स्क्वायर एक्स को आप कुछ देर के लिए p मान लेते हैं, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा p प्लस 81 डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 30p हो जाएगा। मतलब p स्क्वायर माइनस 30p प्लस 81 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से p का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, तो 27 और 3 यानी p स्क्वायर माइनस 27p माइनस 3p प्लस 81 इक्वल टू 0। p कॉमन लोगे तो p माइनस 27 माइनस 3 कॉमन लोगे तो p माइनस 27 इक्वल टू 0। कॉमन लोगे दोनों में से p माइनस 27 और p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू क्या है, 81 के पावर साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और दूसरा वैल्यू 81 के पावर साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 3 के पावर 3 कर लेता हूँ और इसको 3 की पावर 1। और अगर आप 81 को करोगे 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स आपने लिख लिया। यहाँ से अगर आप 3 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होगा वो 3 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से निकालोगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होगा वो 1/1 हो जाएगा एक्चुअली। तो अब आप क्या करो, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का अगर वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 3/4। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा। या आप वैल्यू हमको 0 से पाई के बीच में निकालना है, तो 0 से पाई के बीच में, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/6 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। π/3 का वैल्यू 60 डिग्री का वैल्यू π/3 होता है। और यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो साइन एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू π/6 हो जाएगा। तो π/6 एक तो वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, π/3 आ रहा है और दूसरा हमारा π/6 आ रहा है। तो अगर मान लो इसमें हमारा आंसर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू आप देखो π/6 आ जाएगा। और साइन का वैल्यू π/6 भी होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 भी आप लिख सकते हो, तो ये भी आपका आ जाएगा। या π/3 या 2π/3 भी, यानी दोनों विकल्प सही है। ये भी ए भी सही है और बी भी सही है, तो दोनों विकल्प ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समीकरण tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2√3 tan अल्फा का व्यापक मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, tan अल्फा को कुछ देर के लिए मान लो मैं x मान लेता हूँ या p मान लेता हूँ, तो p स्क्वायर प्लस 2√3p माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से p का वैल्यू निकालोगे तो माइनस 2√3 प्लस माइनस 4 3 या 12 माइनस 4 AC यानी 4 हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 2a यानी 2, मतलब क्या होगा, माइनस 2√3 प्लस माइनस 16 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 2 सब जगह से कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस √3 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 1। तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, एक तो 2 माइनस √3 आएगा और दूसरा आएगा माइनस 2 प्लस √3 आ जाएगा। तो p का वैल्यू यानी tan अल्फा का वैल्यू आ गया। तो इस केस में दो वैल्यू आएगा, एक तो प्लस वाला वैल्यू आएगा और माइनस वाला वैल्यू आएगा। तो इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, वेरीफाई होगा। वेरीफाई करके आप मतलब यहाँ रख करके चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू निकालना है, देखो एक फार्मूला होता है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा का जो वैल्यू होता है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से nπ/2 आ जाएगा। अगर tan 3 थीटा का वैल्यू 0 होगा तो 3 थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, nπ। तो यानी थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, nπ/3 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन हमारा कोई नहीं मैच कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, डी वाला, इनमें से कोई नहीं।
ठीक, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 108 में आपको क्या करना है, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार अंतर निकालना। तो क्या करो आप, x की पावर 18 और y की पावर 21 और z के पावर 28 है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब क्या हुआ, log x बेस y 3 माइनस 3 log y बेस z का जो वैल्यू होगा 7 log z बेस x माइनस 3 log y बेस z आएगा। तो अब यहाँ से क्या करना, आप x का वैल्यू ले लो। अच्छा, पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बेस चेंज करो, log x बेस c डिवाइड बाई log y बेस c माइनस 3 log y बेस c डिवाइड बाई z log z बेस c इज इक्वल टू, ऐसे इसको भी चेंज कर लो। और यहाँ क्या करो ना, सब जगह एक log ले लो और कांस्टेंट के इक्वल कर दो। यानी x का वैल्यू अगर आप निकालोगे, log x का वैल्यू निकालोगे तो कोई कांस्टेंट या log k आएगा या k ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो k डिवाइड बाई 18 आ जाएगा। यहाँ से y का log y का वैल्यू निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा k डिवाइड बाई 21। यहाँ से निकालोगे तो log z का वैल्यू क्या आ जाएगा, k डिवाइड बाई 28 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारी वैल्यूज़ को यहाँ रख लो, इधर भी रख लो और k का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जब k निकल के आ जाएगा तो फिर वापस यहाँ पे आप रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। ठीक, नेक्स्ट देखो 109 में क्या बोला कि 10 साल पहले a की उम्र b की उम्र की आधी थी। तो अगर मान लो मैं दोनों के इक्वेट करूँगा, मान लो a का उम्र पहले x रहा होगा और b का उम्र y है प्रेजेंट में। ठीक, तो 10 साल पहले x माइनस 10 और y माइनस 10 हो जाएगा दोनों का। तो a की उम्र b की उम्र की आधी थी, तो मतलब ये हुआ कि a का उम्र अगर हमको बराबर करना है तो a का उम्र आधा था किससे, b की उम्र से, तो 2 गुना कर दिया हमने, तभी तो इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमने 2x माइनस वाई प्लस 10 और माइनस 20 इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक, यानी 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। ये मान लो हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ से फिर बोला जा रहा है कि यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात यानी a और b का अनुपात 3 और 4 है तो वर्तमान आयु का योग क्या होगा, x अपन y 3/4 है। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, x का वैल्यू क्या होगा 3/4y हो जाएगा। तो 3/4y यानी 2 इंटू 3/4y माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3/2 यानी 1/2 इज इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू आ गया 10। जब y का वैल्यू 10 आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 0 और 2 यानी y/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू यहाँ से 20 आ जाएगा, 20। तो y का वैल्यू 20 आएगा तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 20 माइनस 10 तो 2x इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 30 यानी प्लस 30 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो सम निकालना है तो 20 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हमारा 30 आ रहा था ना, 20 और 10 30 तो 20 प्लस 15 35 आएगा। तो इसमें से कोई आंसर नहीं आया। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और, x का वैल्यू मान लो हमारा 15 आ रहा है, y का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 20 आ रहा है। हम आंसर मैच भी करा सकते हैं। कैसे, 10 साल पहले की बात कर रहे थे। 10 साल पहले इसका उम्र कितना रहा होगा, 5 रहा होगा और इसका 10 रहा होगा, तो आधा दिख रहा है। ठीक है, वर्तमान आयु 3 और 4 में है, रेशियो तो सही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है, यही आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है कि पिता की उम्र उसके बेटे राहुल की उम्र से 3 गुना है। तो पिता का मान लो मैं x मान लिया और राहुल का y मान लिया। तो पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना है, तो राहुल का उम्र बराबर करना है तो पिता का 3 गुना होगा। यहाँ से x इक्वल टू 3y हो जाएगा। 8 वर्ष पश्चात पिता का भी x प्लस 8 हो जाएगा और पुत्र राहुल का भी y प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, पिता की उम्र 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुना यानी 5/2 टाइम्स। तो 5/2 टाइम्स कौन होगा, पिता राहुल ये है, तो राहुल का उम्र में मैं 2.5 गुना मल्टीप्लाई कर दिया। पिता की उम्र राहुल की उम्र की कितने गुना होगी, तो पहले इस इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं।
x का वैल्यू 3y यहाँ रख देता हूँ, तो 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 5/2y माइनस 5 प्लस 5/2 इंटू 8। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी 3y माइनस 5/2y इज इक्वल टू 20 माइनस 8 यानी हो जाएगा 12। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 माइनस 5 यानी 1/2y हो जाएगा, 1/2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 24 72 हो जाएगा, 24/72। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 8 वर्ष पश्चात पिता की उम्र राहुल की कितने गुना होगी। तो 8 वर्ष पश्चात यानी ये हमारा हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा कितने गुना होगी, अब 80 हो जाएगा, सॉरी ये 8 वर्ष पश्चात 80 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो 40 बट्टा में आपका हो जाएगा 16, यानी 20 बट्टा में 8 हो जाएगा, तो 2.5 गुना हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी आयत की भुजाओं को जब मापा गया तो एक भुजा 5% अधिक मापी गई और एक में 4% कम मापा गया। इनमें से मापे गए क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, त्रुटि प्रतिशत निकालने का अगर मैं जनरलाइज मेथड करूँ तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फार्मूला होता है xy/100। तो ये जो परसेंटेज में दिया हुआ है इसकी वैल्यू को प्लस में जो अधिक मापी गई इसको मैं 0.05 लिख लिया और इसको लिख लिया माइनस में है, तो ये माइनस करोगे यहाँ पे माइनस -0.04, ठीक, और एक प्लस में एक माइनस में है तो 0.05 इंटू 0.04 डिवाइड बाई 100, ठीक। परसेंटेज में दिया हुआ था तो मान लो इसको मेरे को 100 से डिवाइड करना पड़ता। तो ठीक है, हमने क्या किया, या एक काम करते हैं ना, ये 5 - 4 - 20 डिवाइड बाई 100 कर लिया, तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है। फिर माइनस हमने क्या कर दिया, 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, तो 1/5 आया, इसको सॉल्व करोगे तो 4/5 आएगा। अब मेरे को इसका परसेंटेज बनाना है, परसेंट यानी कितना आ रहा है, 5 4 जा 5 8 जा 20 आएगा पॉइंट। If then Q or R and P if then R is a statement, then this statement is equivalent to। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आएगा वो B आएगा, P if then R। क्यों, कैसे बनेगा, आप इसका सभी का ट्रुथ टेबल बनाइए और वैल्यू निकालिए। तो आपको थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैं यहाँ बस आपको ऑप्शन बता दिया। यहाँ पे देखो 113 में ये दोनों P if then Q का जो वैल्यू है ये इक्वल नहीं हो सकते, इसका नेगेशन लोगे तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी दोनों इक्वल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 114 में जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि फॉलोइंग OABC एक आयत है, बी के निर्देशांक बी के साथ डी डैश का y के सापेक्ष प्रतिबिंब है। ठीक है, तो डी डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन 0 0 है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या आएगा, 1,1 आएगा। ठीक, अगर ये 1,1 आएगा तो इधर का जो कोऑर्डिनेट आएगा, इधर का ये डिस्टेंस 1 है तो इधर क्या हो जाएगा, -1,1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 115 में आ जाओ, बोला जा रहा है कि इफ -1, -2 इज इंसिडेंट टू लाइन दिस एंड this then the value of A and B are respectively। ठीक है, तो incident to the lines, तो अब क्या करो, अगर इंसिडेंट हो रहा है तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आएगा, -A - 2B इज इक्वल टू हो जाएगा 14, यानी A + 2B इज इक्वल टू -14 आ जाएगा। इसमें भी आप सेटिस्फाई करो, क्या आ जाएगा, -A + 2B इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी A - 2B इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2B कैंसिल हो जाएगा, तो 2A का वैल्यू कितना हो जाएगा, -20, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब A का वैल्यू -10 आ गया तो B का वैल्यू यहाँ से निकालो, -10 - 2B इज इक्वल टू -6, तो -2B इज इक्वल टू 10 - 6 यानी 4, तो B का वैल्यू -2 आ जाएगा, यानी -10 और -2 ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो
दो सरल रेखाएं ये दिया हुआ है, सरल रेखाएं ये और ये है, तथा दूसरी सरल रेखाओं के समुच्चय इतना है, द्वारा निर्मित त्रिभुज कैसा होगा। तो देखो इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसका, x माइनस 2y है तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो x बाई 2 का मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन से पास करेगा x बाई 2 ऐसे, ठीक, x बाई 2 ऐसे आएगा, जो कि 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये हमारा y इज इक्वल टू 2x दिख रहा है, तो y इज इक्वल टू 2x मतलब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यानी ये है y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 और y इज इक्वल टू 2x, तो 2x थोड़ा सा हमारा ऐसे ऊपर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है कि x बाई 3 और y बाई 3, यानी x बाई 3 और y बाई 3 हमारा कहीं ऐसे आएगा, ये मान लो 3,0 होगा और ये 0,3 होगा, ठीक। तो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल। दूसरे लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं, मान लेते हैं दूसरे को दूसरे एक्सिस में ड्रॉ करता हूं, क्वाड्रेंट एक्सिस में। यहाँ बोला जा रहा है x इज इक्वल टू -1/2, तो -1/2 हमारा कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे -1/2, ठीक। और y इज इक्वल टू -2x, फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। और x बाई 3 यानी 3 पॉजिटिव में और y नेगेटिव में, तो x बाई 3 और x का वैल्यू पॉजिटिव में, y का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ कहीं आएगा ऐसे, ये x पॉजिटिव y नेगेटिव यहाँ आएगा, इधर आएगा। तो अभी क्या बोला जा रहा है कि दोनों समद्विबाहु एवं सर्वांगसम होंगे, तो समद्विबाहु और सर्वांगसम के लिए क्या होगा, समद्विबाहु परंतु सर्वांगसम, समबाहु परंतु सर्वांगसम नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो ये लेंथ आएगा यहाँ पे, ये जो हमारा वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे जो कटिंग पॉइंट है वो क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ रहा है, कटिंग पॉइंट मान लो मैंने निकाल लिया। क्या निकालेंगे, यहाँ से पहले वाले से x बाई 2 आएगा, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 आ जाएगा, तो 3/2x इज 3/2y इज इक्वल टू, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 2, ठीक। और x का वैल्यू हमारा आ जाएगा, अगर कैलकुलेट करोगे, ये तो y का वैल्यू आया, तो x का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 था ना, तो x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू एक्चुअली 1 आ जाएगा, सॉरी। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, ये क्या था, y इज इक्वल टू 2x था, तो आपने क्या किया, इसमें रख दो, तो 3x, x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1,2 आ रहा है। तो देखा जाए तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो यही आ रहा है, तो समद्विबाहु आएगा और सर्वांगसम होगा, ठीक। सर्वांगसम इसलिए होगा क्योंकि दोनों में जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आएंगे, लेंथ वगैरह सभी में सेम आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 117 में। 117, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 15 16, हाँ 17 ही आएगा, ठीक है। क्या बोला जाए कि समीकरण इसके और इसके दो मूल हैं, यानी रूट्स इसके दिए हुए हैं, तो दो रूट्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 है, और एक रूट tan 30 है और दूसरा रूट tan 15 है। तो सम ऑफ रूट्स अगर मान लो ये बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ रूट्स p आएगा, ठीक, माइनस p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, माइनस q आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा की अगर मान लो वैल्यू निकालते हैं, हमको क्या चाहिए, q माइनस पी चाहिए, तो q माइनस पी अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करता हूँ कि tan अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ। tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan 30 प्लस tan 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 tan 15, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है, माइनस पी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो वैल्यू आ रहा है, मतलब tan 30 प्लस 15 का वैल्यू लिखा हुआ है एक्चुअली,
तो 10 30 प्लस 15 आप मैंने इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 30 प्लस 15 कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा। 45 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ 30 का वैल्यू आपने अल्फ़ा लिया है, ठीक, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर में और नीचे में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस पी और 1 माइनस माइनस क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस क्यू प्लस पी इक्वल टू हो जाएगा 0। तो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए 2 प्लस क्यू माइनस पी चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 117 में आपका दिया हुआ कि समीकरण के मूल 10 30 और 10 15 है। तो मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू माइनस पी और माइनस क्यू ऐसे लिख लिया, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पहले डिवाइड कर देता हूँ। 10 30 प्लस 10 15 डिवाइडेड बाई, इसमें 1 ऐड कर लेता हूँ ताकि ये जो हमारा वैल्यू है 1 माइनस टाइप का हो जाए, ये तो ये 1 प्लस क्यू हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया ताकि ये जो फार्मूला है वो हमारा 10a माइनस बी वाला फार्मूला बन जाए। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हमारा जाएगा माइनस पी अपन 1 प्लस क्यू हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू होता है 10a प्लस बी का फार्मूला है 10 30 प्लस 15, यानी आ जाएगा माइनस पी डिवाइड बाई क्यू प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइड बाई क्यू प्लस 1 होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस पी। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो p प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू हमारा आ रहा है 0। मेरे को क्या चाहिए, p प्लस क्यू 2 चाहिए, तो 2 प्लस पी प्लस क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1, दोनों साइड में ऐड कर दिया। यहाँ क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 2 प्लस पी प्लस क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगर ये आंसर गलत आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बोनस मार्क्स मिलना चाहिए अगर कोई इसमें कंप्लेन करता है तो, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं 118 में क्या बोला जा रहा है कि दो ट्रायंगल कौन कौन से, ये हमारा सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ठीक। कैसे होंगे, अगर मान लो ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये सेंटर है तो ये हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पे भी ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 60 डिग्री आ रहा है, ये 60 डिग्री आ रहा है, तो फिर यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा, जो भी एंगल आएगा थीटा, ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो थीटा टू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 के इक्वल होना चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये भी 60 ये भी 60 आ जाएगा, तो ये 60 आ गया। अब ये 60 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी और हमारा डी ई एफ की बात किया जा रहा है। और एफ ओ ई कौन सा है, देखो एफ ओ और ई, एफ ओ ई की अगर बात किया जाए तो ये हमारा 60 हो गया, ये 60 हो गया। और इसके अलावा और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए बी सी और डी ई एफ, और कुछ तो दिया नहीं है। एफ ओ ई और बी ओ सी, एफ ओ ई और बी ओ सी 120 डिग्री है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। ए सी ओ एफ, ए सी ओ और एफ, ए सी ओ एफ, ये वाला एंगल की बात किया जा रहा है। और बी सी ओ एफ, बी सी ओ एफ, ये वाला एंगल, हाँ ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि 120 इसमें भी आ रहा है, 120 इसमें भी आ रहा है, ये 60 आ रहा है, 120 आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
ठीक है, क्योंकि बाकी में हमको इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक, यहाँ आ जाते हैं। देखो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0.5 यानी 1/2 प्लस 7 माइनस 6 डिवाइड बाई 42 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 119 में दिया हुआ है, इसको सिंपल आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर 1/2 है, इसको ऐड कर लो, फिर इससे माइनस कर दो, फिर 3/4 में ऐड कर दो, माइनस करोगे तो ये सब करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको फ्रैक्शन में हमको लिखना है। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो हमारा ये नंबर दिया हुआ है 0.84181, ये बार लगा हुआ है। तो आपने क्या कर लेते हैं, हमारा तरीका क्या होता है कि 841, मान लो हमारा दिया हुआ 841, ये जो वैल्यू दिया हुआ है 841, और फिर इसको क्या करो 84181 है, इसमें से माइनस कर दिया किसको 841 से, और 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, 3 पे नहीं लगा हुआ, तो 9900 हो जाएगा, 99,000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो देख लो आपका कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, इसको माइनस कर लो, और माइनस करोगे तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आ जाएगा 463, माइनस करने के बाद एक बार कट करने के बाद 550 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ जा रहा है। तो अब ये कितना बड़ा है ऊपर वाले से नीचे वाला, तो कितना है 87, दोनों को माइनस करोगे तो हमारा आंसर 87 आ जाएगा। मैंने 550 से 463 को माइनस करोगे, अंश से कितना बड़ा है ये लिखा हुआ है, तो 87 आंसर जाएगा। ठीक, 121 देखो व्यंजक का मान क्या होगा। इसमें हमको क्या करना है, सिंपल ये अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 1/4 को मान लो मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा सारा टर्म्स ऐड हो जाएगा। 3 की पावर 3/4 प्लस 1/4 1 हो जाएगा। इसमें आप ऐड करोगे तो 2/4 है और 1/4, 2 की पावर 3/4 हो जाएगा, और यहाँ 1/4 है, 1/4, 2 के पावर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ 2 के पावर 1/4 हो जाएगा, माइनस 2 के पावर 3/4, फिर माइनस 2 के पावर 1/2, माइनस 2 के पावर 1/4 माइनस 1। तो देखो यहाँ से हमारा कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। 2 की पावर 3/4 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 कैंसिल, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4, 2 माइनस 1 यानी 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, सीधा मल्टीप्लाई कर लेना था। अब देखो इसमें क्या करना है, नेक्स्ट में आपका बिंदु पी क्यू आर एस के निर्देशांक क्रम से इतना है। यदि टी आर एस का मध्य बिंदु है एवं यू पी क्यू पर एक बिंदु है जो 1:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तब टी और यू के बीच का दूरी क्या होगा। तो चलो मान लो हमने पी क्यू आर एस के निर्देशांक ऐसे बना लेते हैं। ठीक, मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेट आर इतना एंड टी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस। तो आर एस का मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ टी है। ठीक, यू पी क्यू पर एक बिंदु है, पी और क्यू पर, पी क्यू आर एस ये है, यू पी क्यू पर एक बिंदु है। तो ये बोला जाए कि यू पी क्यू पर एक बिंदु है जो ये यू है, 1:3 में इसको विभाजित करता है, तब टी और यू के बीच का दूरी, इसके और इसके बीच का दूरी हमको बताना है। ठीक, तो देखो P का निर्देशांक हमने लिख लिया -3,7 और Q का निर्देशांक 1,7, R का निर्देशांक 1,2, S का निर्देशांक है 3,4। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। अब T जो है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा 4/2, 3 + 1 4/2 यानी 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1:3 में है। तो यहाँ पे भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे, -3 × 3 प्लस -3 × 3 + 1 × 1 डिवाइड बाई 4,
तो ये हो जाएगा -9 + 1 डिवाइड बाई 4 यानी -8/4 यानी -2 हो जाएगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट -2 आ गया। वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 7 × 3 + 7 × 1 डिवाइड बाई 4 तो 28/4 आ जाएगा यानी 7 आ जाएगा। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट 7 आ जाएगा। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। तो -2 और -2 x2 - x1 यानी -4 16 हो जाएगा। फिर 7 - 3 यानी 4 16 वहाँ भी हो जाएगा। तो 16 √2 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा।